चलें ये देखें, ये जो अभी रिसेंटली जो बच्चे आपका विंटर 2022 जिसका भी रिजल्ट अवेटेड है, ये उसकी आपको एक बाइफिकेशन नज़र आ रही है। देखो उसी तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, 3 पार्ट्स हैं तुम्हारे, ये 3 उनका टाइटल है। आगे ये वो वेटेज है जो कि एज पर ग्रिड है, और ये आई कैप ने कितनी टेस्टिंग की हुई है। आई कैप ने मैंने तकरीबन 2 या 3 अटैम्प्ट से देख रहा हूँ 100% कंप्लायंस आई कैप की इन अकॉर्डेंस विद के जैसे ग्रिड तैयार है। अच्छा देखो, जो पहला है उसमें से 40 to 60 है, 50 की टेस्टिंग हुई हुई है। 25 से 30 है, 26 की टेस्टिंग हुई हुई है, विद इन रेंज है। 20 से 25 की आई कैप की ऑफिशियल ग्रेड की रेंज है, और 24 की टेस्टिंग इसमें से हुई हुई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर स्टाइल अगर आपसे शेयर करूं आई कैप का, जो पिछली 2 अटैम्प्ट्स हैं उसमें 2 चीज़ें बड़ी नोटिसेबल हैं। एक चीज़ ये कि पहले ना तकरीबन 3-4 अटैम्प्ट से पीछे जाएं तो तकरीबन 95% बच्चे टेस्टिंग न्यूमेरिकल होती थी, प्योरली न्यूमेरिकल। बाकी 5% टेस्टिंग होती थी थ्योरेटिकल, वो इस नोयत की होती थी कि किसी सवाल का पहला पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और जो सेकंड पार्ट है वो उसी से रिलेटेड कुछ 5 नंबर 6 नंबर की उसने एनालिटिकल डिस्कशन करवाई हुई है। इससे ज़्यादा नहीं होता था, मतलब बहुत भी हो गया तो 8, 7, 9 नंबर इतनी थ्योरेटिकल टेस्टिंग हुआ करती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो अगर हम 2 से 3 अटैम्प्ट्स पीछे जाएं तो हमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि थ्योरेटिकल डिस्कशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है। कुछ नहीं तो 20 से 25 नंबर हमें थ्योरेटिकल डिस्कशन, उसको टेक्निकली स्पीकिंग कहना चाहिए एनालिटिकल डिस्कशन, हमें बीएफडी के पेपर में ज़्यादा नज़र आ रही है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, आपका कोई एक सवाल ऐसा नहीं वो डिज़ाइन कर रहा कि यार वो ऑल इन ऑल एक पार्ट से उठाया हुआ उसने, यानी कि एक सवाल है फॉर एग्जांपल 15 नंबर 20 या 25 नंबर, वो सारे का सारा एक ही पार्ट से है। नहीं, वो ऐसा डिज़ाइन कर रहा है सवाल कि एक सवाल है वो फॉर एग्जांपल 25 नंबर का है, उसके कोई 10 नंबर पार्ट ए से हैं, वही एक सवाल 10 नंबर पार्ट ए से, उसके 10 नंबर पार्ट बी से हैं, और कोई 5 नंबर पार्ट सी से उसने उठाए हुए हैं। सो हाउ ही रिलेट्स ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स एंड ही टेस्ट्स ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स थ्रू अ सिंगल क्वेश्चन। ये चीज़ मैंने बड़ी एक नोटिस की है ओवर द पास्ट 2 पेपर्स, और इंटरेस्टिंगली आपका जो नई एजुकेशन स्कीम आई है उसके बाद 2 ही पेपर्स टेस्ट हुए हैं अभी तक, एक समर 22 और एक विंटर 22 वाला। तो ये बिल्कुल रीसेंट वाला। आए जरा इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल था 14 मार्क्स का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर बी है उसने कहां से बच्चे टेस्ट किया, देखो पार्ट बी से, और ये किसके ऊपर है, उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टेस्टिंग की हुई है, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हवाले से उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टेस्टिंग की हुई है। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है। क्वेश्चन 1 का पार्ट सी देखो कहां पे ले गया, डिस्कशन ऑन द करेंसी स्वैप इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, 6 मार्क्स का है। दैट्स हाउ ही कंप्लीट्स द एंटायर क्वेश्चन नंबर 1। कितना बनता है, इसकी वेटेज कितनी है, 14, 5, 19, 19 और 6, 25, 25 मार्क्स, ऐसा ही है ना। So that's how he has bifurcated question number 1. अच्छा, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा है। एक सवाल जैसे कोई बिजनेस वैल्यूएशन है, वो सारे का सारा उसने 22 नंबर का एक सवाल टेस्ट किया, वो सारे का सारा ही बिजनेस वैल्यूएशन से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 एक नजर आता है, वो सारे का सारा एक ही पार्ट से है, वो पार्ट बी से है। उसके अंदर उसने एक ही सवाल के अंदर पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपम और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 15 नंबर का इकट्ठा टेस्ट किया हुआ, ऐसा भी है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन 1 बाइफरकेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी इसी पार्ट में से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट सी है वो कहाँ है जी, ये डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो उसने इसका अलग ही एक पार्ट बनाया हुआ है और 4 मार्क्स की टेस्टिंग की हुई है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको इसी तरह बाइफरकेटेड नजर आएगा। सो ये एक चीज कॉमन है। अच्छा, मैं एक पहले पॉइंट के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करूं आपसे, थ्योरी की टेस्टिंग। इसके बारे में चूंकि जाहिर है अभी 2 पेपर्स ही हुए हैं, तो बच्चों का ये कमेंट बड़ा कॉमन है कि जी थ्योरी की टेस्टिंग हो रही है। पहली बात तो ये है कि अब आपका ये पेपर, चूंकि ये भी ओपन बुक पेपर है, आपका एडवांस टैक्स भी ओपन बुक है, आपका ऑडिट भी ओपन बुक है, कॉर्पोरेट लॉस भी ओपन बुक है, बीएफडी, बल्कि सारे ही ओपन बुक है मेरा ख्याल है। और कौन सा बचता है, एसपीएम रह जाता है जो कि ओपन बुक नहीं है। इवन रिपोर्टिंग में जो है स्टैंडर्ड्स तो ओपन ही होते हैं, तो ये भी ओपन बुक है। तो पहली बात तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि जो बीएफडी के अंदर थ्योरेटिकल टेस्टिंग होगी ना, वो क्रैमिंग बेस्ड नहीं होगी।
क्योंकि फिर फ़ायदा क्या है अगर उसने यही पूछना है कि जी वो स्टेप्स लिख दें जो कि उस पेज के उस पैराग्राफ में, फिर फ़ायदा क्या ओपन बुक का, फिर वो टेस्ट क्या कर रहा है। आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे पूछेगा कि डिफाइन कर दें ये डिफाइन ये कर दें, तो ये आपका लेवल ही नहीं है। और आप ओपन बुक है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे वो टिपिकल किसी खास मखसूस पेज के ऊपर कोई चीज़ें डिस्कस करवा ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो पहली बात तो ये जहन में रखें कि ये फ्लेवर कहाँ से आया है। इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 2-3 अटैम्प्ट से ये होना शुरू हुआ है, 2 रीजंस की वजह से जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो बच्चा ये कि चूंकि ICAP ने MSA2 इंट्रोड्यूस किया ऊपर, MSA2 का फ्लेवर ऐसा है कि 50% या 40% न्यूमेरिकल है और बाकी 60 to 55% इज थ्योरी। यू शुड नो, और आपको पता होगा कि जब BFD और SPM क्लियर करते हो तो क्या अनलॉक होता है, MSA2, ठीक है। और MSA2 क्यों अनलॉक होता है इन दोनों के ऊपर, क्योंकि MSA2 के अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स का नॉलेज अप्लाई हो रहा है वो SPM है और BFD है, और कुछ टैक्स के भी सेक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ एथिक्स के भी एरियाज हैं, तो मिला के MSA2 बनता है। तो MSA2 का फ्लेवर थोड़ा सा नीचे इंट्रोड्यूस करने के लिए ICAP ने ये वाला स्टेप लिया है, क्योंकि MSA2 में तो ये होगा कि बच्चे एक 50 नंबर की केस स्टडी है, 50 नंबर की केस स्टडी में से कोई 8 नंबर का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, अचानक से वो पूछेगा इसमें टैक्स की भी कुछ इंप्लीकेशंस बताएं, 7 नंबर उसके, अचानक से वो कहेगा इसमें कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बातें करें मेरे साथ, 50 नंबर वो ऐसे पूरे करता है। सो आप खुद सोचें कि एक पेपर जिसमें अराउंड 50% थेरी है और अराउंड 50% न्यूमेरिकल है, उसकी झलक वो नीचे कहीं ना कहीं तो दिखाना चाहता है ना स्टूडेंट को, कि ताकि स्टूडेंट थोड़ा ट्यून हो इस तरफ कि एनालिटिकली थोड़ा सा सोचना शुरू करे। एक ये रीज़न नज़र आती है। दूसरी, थोड़ा सा वो चाह रहा है कि इस पेपर को इक्विवेलेंट बनाए P4 के, ACCA का जो पेपर है P4 का, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो अरसा दराज से वो टेस्ट ही ऐसे होता है कि हर एक सवाल में एनालिटिकल डिस्कशन भी होती है। तो मैंने सिर्फ एक बात ये आपसे ये करनी है कि ये चीज़ जहन में रखें, जो ये एनालिटिकल डिस्कशन होगी आपकी, ये ऑल इन ऑल इस बेस पे होगी कि आपको पहला पार्ट किसी भी सवाल का दिया जाएगा, पहला या दूसरा पार्ट, उसके बाद पार्ट C या पार्ट D होगा, और उसमें एनालिटिकल डिस्कशन उसी सवाल से रेलेवेंट होगी, उसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में होगी जो कि सवाल आपको वहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जनरली स्पीकिंग आपसे कोई डिस्कशन करवा ले, नो, नॉट एट ऑल। वही सवाल से रेलेवेंट पार्ट A में तुम कैलकुलेशंस करके आ रहे होगे, उसी पार्ट से रिलेटेड कोई पार्ट B या पार्ट C में वो तुमसे कुछ डिस्कशन करवा रहा होगा। फॉर एग्जांपल, पहले पार्ट में वो तुमसे कहेगा कि इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर दो और NPV कैलकुलेट कर दो। फिर अगले पार्ट में तुमसे पूछेगा कि व्हाट अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स शुड यू कंसिडर बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। देखें, ये बात तो बड़ी क्लियर कट है, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, वी आर गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजंस बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल फिगर्स, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। लेकिन बच्चे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कभी भी कोई बिजनेस सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे अपना फैसला नहीं लेता, ये चीज़ जहन में रखें। आप अगर कहें कि जी ये जो बिजनेस है इसका तो NPV बड़ा ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो बस हम शुरू कर देते हैं, ये कैसे हो सकता है? आपके ख्याल में आप अकेले ही हैं? आप सिर्फ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? क्या सेल्स की टीम नहीं बैठी हुई? क्या प्रोडक्शन की टीम नहीं बैठी हुई? क्या दीगर डिपार्टमेंट्स नहीं बैठे हुए? वो भी अपना इनपुट देंगे। सबसे पहले तो जो CEO साहब है वो कहेंगे, आप उनके पास जाएंगे कि सर ये एक बेकरी का बिजनेस है, ये बड़ा अच्छा है, वो कहेगा भाई मैं गाड़ियां बेचता हूं, मेरा बेकरी का बिजनेस नहीं है, इट इज़ नॉट विद इन माई स्कोप। 100 और चीज़ें होंगी, 100 और बातें हो सकती हैं कि हम उनको कंसिडर करते हैं, उनको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बोला जाता है। अब इसके लिए आप अगर समझें कि भाई कोई मुझे 2-3 सफ़े दे दे कि जिसके ऊपर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स लिखे हों, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करना है, थोड़ा ब्रॉड करना है और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली जाके सोचना है कि ये इस तरह का बिजनेस है जिसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जा रही है, इसके हवाले से और कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि मैं कंसिडर कर सकता हूँ बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। अगेन, हमने इंशाल्लाह काफ़ी सारे सवाल करने हैं तो उसमें ये चीज़ें कवर हो रही होंगी। तो आपने जिस चीज़ की तरफ बच्चे फोकस करना है वो है कॉन्सेप्ट्स। अभी हम आगे चल के बात करते हैं कि BFD के अंदर कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा बच्चे ज़रूरी है। तो जो आपसे बातें क्लास में की जा रही होंगी, यू हैव टू पे ह्यूज एक्सटेंट ऑफ अटेंशन टू दोज डिस्कशंस। वही डिस्कशंस हैं जो कि हमें रिफ्लेक्ट करना होगी इन दोज एनालिटिकल पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चंस। और डेफिनेटली इसके अलावा आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि जो भी आपको टाइम मिलता है तो आपकी जो ICAP की स्टडी टेक्स्ट है आपने डेफिनेटली उसको जितना हो सके डिटेल में पढ़ें, और कोई चीज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है, ठीक है। आपने चीज़ को समझना है, भले आप उर्दू में समझना चाहो, नो इशू एट ऑल। द कोर फोकस शुड बी, you should be very much strong as far as your basic concepts are concerned.
ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल टेस्टिंग है वो इसी नोयत की है। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंगली रिसेंट अटैम्प्ट में कुछ 3-4 नंबर मुझे वैसे नज़र आए हैं जो कि कह सकते हैं आप कि क्रैमिंग बेस्ड हैं सरप्राइजिंगली। जैसे उसने कुछ स्टेप्स मांगे हुए हैं कि ड्यू डिलीजेंस जब की जाती है तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो स्टेप्स आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करने, आपने इन अकॉर्डेंस विद द सिनेरियो उनको पेस्ट करना है। जैसे आपने अगर ऑडिट पढ़ा हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। जैसे कोई सिनेरियो बच्चे आता है तो हमें मालूम होता है कि ये वही स्टेप्स हैं, हमें मालूम होता है ये वही पैराग्राफ है, लेकिन वो पैराग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। और एग्जामिनर के आपको पता है बेशुमार कमेंट्स भी आते हैं कि स्टूडेंट्स ने जहमत नहीं की उस पैराग्राफ को थोड़ा सा मोल्ड करके वहाँ पे प्रेजेंट करने की, उन्होंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी है। तो ये वाली चीज़ देखी गई है रिसेंट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो खैर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ऑल इन ऑल डिस्कशन वाज एनालिटिकल एंड इट वाज एंटायरली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ क्वेश्चन दैट वाज प्रेजेंटेड इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपकी बाइफर्केशन है बिल्कुल रीसेट अटेम्प्ट की। ये आप, मैं इसके बाद ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ये उससे पिछली अटेम्प्ट की बाइफर्केशन मैंने की हुई है, यानी कि समर 2022 की। तो ये भी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द ऑफिशियल ग्रिड जो है उसके हिसाब से ही कमोबेश टेस्टिंग हुई हुई है।